नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो साइंस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसमें आज हमारा टॉपिक होगा पार्ट 2, जो कि हमने आपको बताया था कि पाचन तंत्र हम पढ़ रहे थे। तो पाचन तंत्र से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 की वीडियो बना चुका हूँ। ये है पार्ट 2, जिसमें से हम 55 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास जाकर रुक जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि पाचन तंत्र को हम 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं। इसमें से ये हमारा दूसरा पार्ट है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज चलिए पार्ट नंबर 2 है पाचन तंत्र का, जिसमें हम 55 प्रश्न से लेकर 100 प्रश्न तो कवर करने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चनों का जो लेवल होता है और क्वेश्चन जो बनने चाहिए वैसे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 55, दांत का वह भाग। और आपको बता दें कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर मैं डेली के जो न्यूज होते हैं वो डालने का कार्य करता हूं अपने व्हाट्सएप चैनल पर, और बाकी चीजें तो जो पीडीएफ होगा, इसका भी पीडीएफ है, सब चीज की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो कि वहां पर आप जुड़े होंगे, नहीं तो लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, दोनों जगह जुड़ जाइएगा, आपको दोनों जगह से प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 55, दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है? तो बताइए, दांत का वो भाग होता है जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है, मसूड़ों के ऊपर वाले भाग को पूछ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 55 को। तो उसको, जिसे मसूड़ों के ऊपर वाले भाग को हम क्राउनियन भाग कहा जाता है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्राउनियन पार्ट कहा जाता है जो दांत के ऊपर के मसूड़ों के ऊपर वाला भाग होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 56, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे डैश डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसको हम कैविटी या मज्जा गुहा कहते हैं। ए वाला विकल्प जो है हमारा 56 का सही हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 57, हमारे दांत का अधिकांश भाग या अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ डैश डैश का बना होता है। तो हल्का जो पीला रंग होता है उसको क्या कहते हैं, जो दांत में पाया जाता है, उसी चीज को यहाँ पर पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है प्रश्न नंबर 57 का, तो उसको हम डेंटाइल कहा जाता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, डेंटाइल। देखिए, जैसे ये दांत की संरचना होती है ना, तो इसके ऊपर भी एक संरचना पाई जाती है जिसको इनेमल कहा जाता है। उसके बाद नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको डेंटाइल कहा जाता है, जो हल्का पीला कलर का होता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 है कि डैश डैश दांत के संवेगी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाकर रखता है। तो वो कौन सा पार्ट कहलाता है जो दांत को चमकीला भी बनाकर रखता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है? प्रश्न नंबर 58 बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा इनेमल, बी वाला विकल्प। अभी हमने बताया कि दांत का जो निचला हिस्सा होता है उसको डेंटाइल कहते हैं, जो हल्का पीला कलर का होता है, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट, उसको हम इनेमल कहा जाता है, जो सुरक्षा भी प्रदान करता है और संवेदनशील और तथा दांतों को चमकीला भी प्रदान करने का कार्य करता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे कठोरतम भाग यही होता है, इनेमल ही दांत का, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। 90% जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ये चीजें समझिएगा। प्रश्न नंबर 59, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न का जो टाइप्स होता है ना वो थोड़ा समझिएगा, कैसे प्रश्न पूछ रहा है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग पूछ रहा है, मानव शरीर का पूछ रहा है प्रश्न नंबर 59 का। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा इनेमल। देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग, फिर उसके बाद आगे वाले पार्ट पर हम चलते हैं, अगले प्रश्न पर आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे हमने ऊपर देखा मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग, और मानव शरीर का सबसे कठोरतम क्या पूछा है? ऊतक। वहां पर भाग पूछा था, यहाँ पर ऊतक पूछ रहा है। तो सबसे कठोरतम ऊतक जब पूछ देगा तो आप
आपको जाना है हड्डी के साथ, इनेमल के साथ नहीं जा सकते, गलत हो जाएगा, हड्डी के साथ जाना है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प जो है हमारा 60 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 61। हमारे दांत का जो इनेमल और डेंटाइल मुख्य रूप से किससे बना होता है? अभी हम इसको बताया था, आपको बता दें कि ये कैल्शियम और फास्फेट का ये बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62। विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सही है वो आपको बता रहा है। तो जैसे कृदंत होता है वो काटने का कार्य करता है, रदनक होता है वो चीरता है फाड़ता है, जो एक एक पाया जाता है, दोनों साइड एक एक पाया जाता है, रदनक वो हो जाता है। और चवणक जो है पीसता है, जो सबसे पीछे पाया जाता है, माली का दांत जिसको आप कहते हैं उसी को चवणक कहा जाता है। देहाती मतलब देहाती भाषा में उसको माली का दांत कहते हैं, ठीक है ना। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये सभी विकल्प जो है सही हैं, ध्यान रखिएगा। कृदंत, रदनक, अग्रचवणक, चवणक, ऐसे इनका क्रम भी होता है और टाइप्स भी होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 63। मुख गुहा एक छोटी डैश डैश में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। कहाँ पर खुलती है भैया? जहां पर वायु और भोजन दोनों मिक्स पाया जाता है, तो वो होती है कहाँ पर? ग्रसनी। ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिक्स कहा जाता है। तो कभी कभी फेरिक्स भी लिखा रहता है और कभी कभी ग्रसनी। तो ग्रसनी वो पार्ट होता है जहां पर भोजन और वायु दोनों संपर्क में आते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब यहीं से बट जाता है, भोजन आमाशय में जाएगा और वायु जो है फेफड़े में चला जाता है, इसी ग्रसनी वाले पार्ट से। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 64 है कि डैश डैश भोजन को निगलते समय श्वसन नलिका में जाने से रोकती है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो श्वसन नलिका में जाने से रोकने का कार्य जो करता है वो करता है इपियोग्लोटिक। एक प्रकार का ये ढक्कन आप कह सकते हैं, उसको इपियोग्लोटिक कहा जाता है। ये जैसे होता है कि जैसे भोजन आप निकलते हैं ना, तो इपियोग्लोटिक क्या करता है कि श्वास नली जो होती है उसको बंद कर देता है, सीधी सीधी बात, इपियोग्लोटिक। तो भोजन श्वास नली में न जाकर आमाशय में चला जाता है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 65। हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है वो आपको बताना है। ग्रास नली की पूछ रहा है, सिर्फ पूरे शरीर की जो आहार नाल होता है उसका नहीं, ग्रास नली का पूछ रहा है। 25 सेंटीमीटर सिर्फ होता है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर पूछता कि पूरे शरीर में, तो 9 मीटर जो है लंबाई होती है आहार नली की, जहां पर पाचन क्रियाएं पूर्ण होती है, जैविक क्रियाएं आप कह सकते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 66। आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है? चलिए, आहार नाल के किस भाग में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रास नली, क्योंकि यहाँ पर कोई एंजाइम ही नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है पाचन की क्रिया नहीं होती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 67। बोलस या का ग्रास नली में पहुंचते ही उसके दीवारों में शिथिलन का फैलाव शुरू हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रमानुकुंचन कहा जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन। जैसे हमारे नली में, ग्रास नली में भोजन जाता है ना, तो क्रमानुकुंचन से वो धीरे धीरे नीचे टसकता है आमाशय की तरफ भोजन, वैसी को प्रक्रिया को क्रमानुकुंचन कहते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं माइक जुड़ा है कि नहीं। हाँ, जुड़ा है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 68 पर। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है, इसको लोगों को थोड़ा ऊपर हटाते हैं, ये यार थोड़ा काम कर रहा है ढंग का नहीं। चलिए ये यहाँ रहा। चल प्रश्न नंबर 68। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा होता है? तो जैसे आप अगर आमाशय को देखेंगे तो उसकी संरचना पूछ रहा है कि कैसा होता है, तो उसकी संरचना की बात करें तो वो डी आकार, जे आकार का होता है। ऑप्शन डी वाला विकल्प जो है हमारा 68 का सही हो जाएगा। ऐसे संरचना पाई जाती है आमाशय का, कभी भी देखिएगा ऐसे संरचना जो है आमाशय की होती है। मैं थोड़ा बना नहीं पा रहा हूँ, मतलब ऐसे ही जे आकार की संरचना में होती है, ऐसे ही।
चित्र रहता तो दिखाते, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 69। निम्न में से कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नजदीक है? कौन सा भाग जो है छोटी आंत के सबसे नजदीक होता है? तो देखिए, अमाशय जो होता है उसको 3 पार्टों में बांटा जाता है। एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडस और एक होता है पाइरोलिक। पाइरोलिक इसको कहते हैं। तो यही जो पार्ट होता है वो छोटी आंत में जाकर मिलता है, तो इसी को पाइरोलिक लास्ट वाला पार्ट होता है। ऊपर कार्डियस होता है, बीच में फंडस होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 70। जठर ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो अमाशय से संबंधित है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 71। जठर ग्रंथि डैश डैश स्रावित करती है? तो जठर रस स्रावित करती है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये प्रश्न उतने हार्ड नहीं थे, इसीलिए इन पर हम कुछ भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 72। जठर रस के संदर्भ में कौन असत्य पूछ रहा है? तो यह एक अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ऑप्शन ए वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 72 का। यह हल्का क्षारी होता है। देखिए, ये क्षारी नहीं हो सकता क्योंकि अम्लीय HCl यहीं पाया जाता है, तो अम्लीय होगा ना, तो ए वाला विकल्प हमारा सही है। बाकी असत्य पूछा है तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। असत्य पूछा, क्षारी नहीं होता है। बाकी जब छोटी आंत में भोजन जाता है तब क्षारी हो जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 73। जठर रस किसका मिश्रण होता है वो आपको बताना है। तो ये जो है, अगर हम मिश्रण की बात करें जठर रस की, तो ये तो मिश्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, म्यूकस पाया ही जाता है, पेप्सिनोजेन पाया जाता है, प्रोनिन पाया जाता है, निष्क्रिय अवस्था में ये रहते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये पेप्सिनोजेन जो होता है वो पेप्सिन का निष्क्रिय रूप ये है, और प्रोरेनिन होता है जो, वो रेनिन का निष्क्रिय रूप है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये निष्क्रिय रूप में होते हैं। तो हम डी वाले विकल्प के साथ जाएंगे, ये सभी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी पाए जाएंगे। डी वाला विकल्प 73 का सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। जठर रस, जठर रस को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। ये आमाशय से निकलता है, ये हिंदी शब्द है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, ये थोड़ा जूम हो गया, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 78 पर। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्रावण जठर रस के किस कोशिका के द्वारा होता है? तो किस कोशिका के द्वारा होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 74 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा गालब्लेडिक कोशिका जो होती है उसमें, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, इंग्लिश शब्द है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 75। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? चलिए, इसका मुख्य कार्य पूछ रहा है, क्या है? 75 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा सभी हो जाएगा इसका मुख्य कार्य। मुख्य कार्य की बात करें तो ये सभी हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य पूछ रहा है, ये निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है। अभी हमने बताया कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन और प्रोरेनिन को रेनिन कि जब सक्रिय करता है तो रेनिन हो जाता है। जब डिटेल में आप पढ़ेंगे ना तो वो चीजें जो है इसमें बताया जाता है। रोगाणुओं को नष्ट करता है, पहली चीज। भोजन को मुलायम बनाता है, एकदम म्यूकस का निर्माण यही करता है भाई, जठर रस ही, ध्यान रखिएगा, म्यूकस भोजन को मुलायम बनाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम है? कौन है भैया? प्रश्न नंबर 76 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों है। तो इस तरह से हम डी वाले विकल्प का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि जठर रस में उपस्थित नैज कारक डैश डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये विटामिन बी जो होता है B12 उसके लिए आवश्यक होते हैं, और B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है धातु के रूप में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 78। अमाशय डैश डैश भोजन का संग्रहण करता है, कितने समय तक रहता है? तो वो 4 से 5 घंटे तक जो है अमाशय में भोजन रहता है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हमारे 79 प्रश्न। हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है, तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 80। निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है? तो अभी बताया कि मुख से शुरू हो जाता है, और किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जिसको कहते हैं, स्टार्च को माड़ को माल्टोज में कन्वर्ट होने का कार्य किया जाता है,
टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो करता है। सी वाला विकल्प 80 का सही हो जाएगा। 81 प्रश्न हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? होता तो दो जगह है, एक छोटी आंत में, एक अमाशय में। तो शुरू पूछ रहा है कहाँ से, तो अमाशय से हो जाएगा। बी वाला विकल्प 81 का सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 82, अमाशय में अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। दो ऑप्शन इसमें सस्पेंशन रहेगा, एक सी वाला ऑप्शन और एक हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। काइम या काइल, उसको क्या कहते हैं? जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है उस समय उस भोजन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्या? काइम कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं। डिटेल में अगर आप पढ़े होंगे तभी आपको जाकर क्वेश्चन हल कर पाएंगे पाचन तंत्र को। प्रश्न नंबर 83, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 83 का बहुत अच्छा प्रश्न। छोटी आंत की सिर्फ लंबाई पूछ रहा है तो वो हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी होती है छोटी आंत। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 84 करा कि छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है, वो आपको बताना है। तो पहला भाग है तो वो छोटा भी है, तो सबसे छोटा ये भी ध्यान हो गया कि वो सबसे छोटा भी होगा। ऐसे भी आपको ध्यान होगा कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 84 का, तो वो विकल्प हो जाएगा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये ड्यूडेनम जो होता है वो इंग्लिश शब्द है। इसको हिंदी में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रहणी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में ग्रहणी। उसके बाद जेनुनम यानी मध्य छांत्र इसको कहते हैं, जेनुनम को। और उसके बाद इलियम जो होता है वो अंत लास्ट वाला जो होता है शेषांत्र, उसको हम कहा जाता है। छोटी आंत को 3 पार्ट होते हैं, तीनों ये दिया गया है। तो जेनुनम, ड्यूडेनम, जेनुनम और इलियम, ध्यान रखिएगा तीनों नाम है, इंग्लिश शब्द नाम है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ड्यूडेनम, जिसको ग्रहणी कहा जाता है। इसी को है जो पहला भाग और सबसे छोटा भाग। और सबसे बड़ा भाग जो है इलियन होता है, सबसे लास्ट वाला जो होता है वो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है इलियम। अच्छा, ये सीकम जो है बड़ी आंत का पहला पार्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 85, मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होती है, तो वो अक्षर सी जो होता है उसी के संरचना में ऐसे होती है। ध्यान रखिएगा, ऐसे संरचना होती है ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम को ग्रहणी कहा जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, वो आपको बताना है। तो छोटी आंत में, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 87, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, वो आपको बताना है। सबसे लंबा भाग पूछ रहा है तो कौन सा? छोटी आंत ही हो जाएगा, 6 मीटर लंबी होती है, अभी हमने बताया। अब पूरे शरीर का आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है, जिसमें से 6 मीटर तो छोटी ही आंत हो गई। ऐसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 88, मानव शरीर में पाचन की क्रिया डैश डैश समाप्त हो जाती है। कहाँ पर समाप्त होती है पाचन क्रिया जो है, तो वो छोटी आंत में जो है समाप्त हो जाती है। एक तरह से कहिए कि पाचन पूर्ण जो है छोटी आंत में हो जाता है। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है, ध्यान रखिएगा ये बात को। ए वाला विकल्प हमारा 88 का सही हो जाएगा। इसी के साथ 89 भी देख लेते हैं। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, वो आपको बताना है। अभी हमने बताया कि छोटा भाग और पहला भाग पूछा था, ये भी इससे आगे प्रश्न में, तो उसको हम डेडुनम बताए थे, डेडुनम। बाकी सबसे लंबा भाग पूछे थे इलियम जो होता है, जो लास्ट वाला भाग होता है, छोटी वाला भाग, छोटी आंत का, उसको इलियम कहते हैं। ये जो है विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बीच वाला भाग जेजुनम कहलाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 90, इलियम की दीवारों की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती है जिन्हें डैश डैश कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विलाई उसको कहते हैं, जो इलियम यानी छोटी आंत का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, तो उसको जैसे मान लीजिए मैं आपको संरचना थोड़ा बना रहा हूँ, ऐसे छोटी आंत की संरचना होती है ऐसे। तो यहाँ से जब छोटी आंत की ऐसा संरचना होती है तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर दीवारों पर कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जैसे इसको जेलुनम कह सकते हैं, इसको ड्यूडेनम कह सकते हैं और इसको इलियम कह सकते हैं। ऐसे संरचना हो गई, ये 3 पार्ट होंगे छोटी आंत के। अब ये संरचनाएं जो दीवारों पर छोटी छोटी पाई जाती है उसको विलाई कहा जाता है, जो आपके इम्पोर्टेंट है अवशोषण में भोजन के।
तो ध्यान रखिएगा बी वाला विकल्प 90 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 91। छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर कार्य भी पूछ दिया है। तो अवशोषण सतह को बढ़ाना ये इसका मुख्य कार्य होता है। ये वाला विकल्प 91 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है कि छोटी आंत में एंजाइम के सक्रिय के लिए डैश डैश आवश्यक होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 92 का प्रश्न नंबर 92 है कि छोटी आंत में एंजाइम के सक्रिय के लिए डैश डैश की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो वो आवश्यकता होती है क्षारीय माध्य की आवश्यकता होती है। मैंने बताया ना कि भोजन यहाँ पर क्षारीय हो जाता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प हमारा 92 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 93 पर। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है, वो आपको बताना है। तो यानी कि बड़ी आंत का जो पहला पार्ट होगा और छोटी आंत का लास्ट वाला पार्ट होगा। तो मैंने बताया कि इलियम जो है लास्ट पार्ट होता है, जो सबसे लंबा होता है छोटी आंत का, और बड़ी आंत का जो है सीकम हो जाता है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 93 का। ये बड़ी आंत और छोटी आंत के टाइप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 94 के अवशोषी अंग अपेंडिक्स जिसकी संरचना एक उंगली जैसी होती है, किसका भाग होता है, वो आपको बताना है। तो ये जो है बड़ी आंत के सीकम का भाग होता है, जो एक तरह का अवशेषी अंग में का आता है। ये जो है सेल्यूलोज का पाचन करता है, लेकिन मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन अब धीरे धीरे समाप्त हो गया है, तो इसीलिए ये एक अवशेषी अंग में गिना जाता है। प्रश्न नंबर 95 है कि डैश डैश भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है, कौन रोकता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 95 का कौन रोकेगा? तो ये एलियोसिलक वाल्व जो होता है, जो सीकम में जो है एक वाल्व की संरचना होती है, वो जो है रोकने का कार्य करता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है, वो आपको बताना है। बड़ी आंत का कार्य नहीं है, तो मैंने बताया कि जल का अवशोषण बड़ी आंत में ही होता है। भोजन का पाचन प्रश्न नंबर 96 कह रहा है भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में ही पूर्ण हो जाता है। तो नहीं पूछ रहा है, तो एक के साथ चले जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 97। ये देखिए म्यूकस, सिलेस में म्यूकस जो होता है ना, इससे जो हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो लसीला हो जाते हैं, इससे तभी तो गुदा से बाहर आते हैं, लसीला रहेगा तो। प्रश्न नंबर 97। पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको हम मल कहते हैं। मल, अपशिष्ट पदार्थ वो मल हो जाता है। सी वाला विकल्प इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 98 है कि अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह डैश डैश में रहता है, तो कहाँ पर रहता है? तो गुदा में रहता है। नहीं, गुदा में नहीं, मलाशय में रहता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 99 है कि मलाशय डैश डैश मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलाता है, तो उसको हम गुदा कहते हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, बाहर की तरफ खुलता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन ग्रंथि नहीं है? बताना है कि पाचन ग्रंथि इसमें नहीं है। तो थायराइड ग्रंथि ये पाचन ग्रंथि नहीं है, क्योंकि ये हार्मोन्स का स्राव करती है, ना कि एंजाइम का। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 101। ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, वो आपको बताना है। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां जो थी, मैंने अभी बताया आप लोगों की, छोटी आंत के जो ऊपरा पार्ट होता है ना, लास्ट वाला पार्ट इलियम, उसी में जो है छोटी छोटी संरचनाएं जो पाई जाती है, अवशोषण में कार्य करती है, उसी को हम छोटी आंत में कहते हैं। ब्रूनर्स कहा जाता है, ब्रूनर्स ग्रंथियां। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102। डैश डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है, तो किस में जो है प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 102 का विकल्प जो हमारा सही होगा, मुख गुहा। मुख गुहा में सिर्फ जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सी वाला विकल्प जो है 102 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार निकलता है, वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारा सही होगा, सी वाला 1.5 लीटर के आसपास निकलता है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको करा दिया पार्ट 2 में। आगे चलते हैं, आगे जो है वीडियो आएगी वो पार्ट 3। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।